वापस लौट आई। साल था 1960। बिहार का एक छोटा सा गांव, भागलपुर से सटा हुआ, जंगलों और खेतों के बीच दबा हुआ। यहाँ शाम जल्दी उतर आती थी और अंधेरा सिर्फ आसमान में नहीं, लोगों के दिलों में भी बसता था। गांव का नाम था भैरवपुर। भैरवपुर में एक लड़की रहती थी, नाम था प्रिया। प्रिया सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता शहरों वाली नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे उसने जिंदगी को बहुत ध्यान से देखा हो। लंबे काले बाल, सादा सूती साड़ी और चेहरे पर हमेशा एक उम्मीद। प्रिया अकेली थी। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। गांव की औरतों के लिए वो बस एक और गरीब लड़की थी, लेकिन प्रिया के लिए दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका नाम था वासंत। वासंत गांव का सबसे चालाक आदमी था। मजबूत शरीर, तीखी आंखें, मीठी जुबान, और वही जुबान कई औरतों की बर्बादी का वजह थी। प्रिया को वासंत से प्यार था, सच्चा, मासूम, अंधा प्यार। लेकिन वासंत के लिए यह प्यार नहीं था। वासंत सिर्फ शरीर चाहता था। उसके लिए प्रिया भी बाकी औरतों जैसी थी, एक और नाम, एक और रात। प्रिया शादी करना चाहती थी। उसने कई बार कहा, वासंत, हम 7 साल से एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। हाँ प्रिया, मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा है। मैं भी तुम्हारे बिन नहीं रह पाता हूँ। वासंत, अब सबको बता दो कि तुम सिर्फ मेरे हो। मुझे अपनी पत्नी बना लो, शादी कर लो मुझसे। अरे शादी? हाँ, करेंगे ना शादी। पगली, अभी हमारा समय नहीं आया। लेकिन वक्त किसी और के लिए आ चुका था। गांव में बातें फैलने लगीं। प्रिया ने सुना वासंत का नाम और भी औरतों के साथ लिया जा रहा है। पहले उसने यकीन नहीं किया, फिर उसने खुद देखा। एक शाम उसी पीपल के पेड़ के पीछे वासंत किसी और औरत के साथ था। उस पल प्रिया के अंदर कुछ टूट गया। उस रात उसने वासंत से सवाल किया, आंखों में आंसू, आवाज में गुस्सा। वासंत, झूठे कमीने, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने मुझसे झूठ बोला था। मैं तुम्हारी सारी काली करतूतें जान गई हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे गांव की लड़कियों से संबंध रहे हैं। धोखेबाज, तुम भोली भाली लड़की देखकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाते हो, सिर्फ तुम्हारी हवस और जिस्म की भूख मिटाने के लिए। कल शाम को मैंने खुद अपनी आंखों से किसी और के साथ रंगरेलियां मनाते देखा है। तुमने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया है। तुम्हें मेरा प्यार नहीं, सिर्फ शरीर चाहिए था। तुमने मेरे सारे सपने तोड़ दिए, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। वासंत का चेहरा बदल गया। मीठी जुबान जहर बन गई। चुप कर, तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। ये क्या बोल रही है? और तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? अपना नाटक बंद कर, चुपचाप यहां से चली जा। मेरा दिमाग खराब मत कर। गुस्से में वो प्रिया को गांव से बाहर जंगल की ओर ले गया। रात घनी थी, जंगल चुप था, और फिर एक झटके में वासंत ने प्रिया का गला काट दिया। प्रिया की चीख पेड़ों में अटक कर रह गई। लहूलुहान शरीर को उसने जंगल की गहरी खाई में फेंक दिया। वासंत समझ रहा था कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। उस जंगल में जहां इंसान की आत्मा मरती है, वहीं कुछ और जन्म लेता है। क्योंकि जब प्रेम विश्वासघात में बदलता है, तो आत्मा चुड़ैल बन जाती है। भाग 2, जंगल में जन्मी चुड़ैल। प्रिया का शरीर खाई में गिरा, लेकिन उसकी आत्मा नहीं गिरी। उसकी आंखें खुली थीं, अंधेरे में भी वो देख सकती थी। चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की जड़ें जमीन से ऐसे निकली थीं जैसे मरे हुए हाथ। हवा में अजीब सी बदबू थी, सड़ी हुई पत्तियों और खून की। प्रिया की सांस अटकी हुई थी, गला कटा था, लेकिन दर्द खत्म नहीं हुआ था। वो मर चुकी थी, फिर भी वो महसूस कर रही थी। उसके कानों में अब भी वासंत की आवाज गूंज रही थी, तू होती कौन है? 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 उस एक सवाल में उसकी पूरी जिंदगी कुचल दी गई थी। धीरे धीरे
जंगल ने उसे घेर लिया। पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं, हवा ठंडी हो गई और उस ठंड में कोई फुसफुसा रहा था। अन्याय, विश्वासघात, बदला। प्रिया की आत्मा कांप उठी। वो भागना चाहती थी, लेकिन आत्माएं भाग नहीं पाती, वो बस बदलती हैं। उस जंगल में पहले भी कई औरतें मरी थीं, धोखे में, हवस में, हत्या में। उन सब की पीड़ा उस जंगल की मिट्टी में समा चुकी थी और अब प्रिया भी उसी मिट्टी का हिस्सा बन रही थी। उसकी आत्मा ने चीख मारी, लेकिन वो चीख इंसानों तक नहीं पहुंची, वो जंगल की रूहों तक पहुंची। एक डरावनी हंसी गूंजी, भारी, टूटी हुई, जैसे किसी बूढ़ी आत्मा की। अगर बदला चाहिए तो इंसान मत रहो। प्रिया की आत्मा ने अपनी आखिरी इंसानी याद छोड़ी। माँ की शक्ल, बचपन, सपने, शादी की उम्मीद, सब राख बन गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। उसकी उंगलियां लंबी होने लगीं, नाखून काले, तेज, खून से भी तेज। उसके बाल जमीन तक फैल गए। चेहरा सुंदर था, लेकिन उस सुंदरता में अब मौत छुपी थी। उस रात जंगल में चुड़ैल का जन्म हुआ। 25 साल बाद, साल था 1985। भैरवपुर बदल चुका था। कच्चे घर पक्के हो गए थे, लेकिन डर अब भी वैसा ही था। गांव वाले कहते थे कि जंगल में मत जाना, वहां कोई औरत दिखे तो आंख मत मिलाना। कई मवेशी मरे थे, कुछ आदमी लौटे नहीं थे, लेकिन वासंत अब डरता नहीं था। उसने शादी कर ली थी, गांव में इज्जत थी। 2 बेटे थे, मोहन और रघु। दोनों जवान, खून गर्म और पिता की तरह औरतों को सिर्फ जिस्म समझने वाले। वासंत को लगता था उसका पाप मिट्टी में दब चुका है, लेकिन पाप कभी मिट्टी में नहीं दबता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, मोहन ने जंगल के पास एक औरत देखी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरा इतना सुंदर कि नजर हटे नहीं। मोहन ने रघु से कहा, भैया जरा उधर तो देखो, क्या औरत है, वाह! इसको देखकर मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा है। इतनी सुंदर औरत इस गांव में नहीं हो सकती। उस औरत ने धीरे से मुस्कुराकर पीछे देखा। उसकी आंखें सीधे आत्मा के अंदर उतर गईं और उस मुस्कान में वासंत का अतीत छुपा था, क्योंकि प्रिया लौट चुकी थी, इंसान बनकर नहीं, बदले बनकर। भाग 3। सुंदर स्त्री का जाल। शाम का वक्त था। सूरज डूबते डूबते आसमान को खून की तरह लाल कर चुका था। मोहन और रघु जंगल के किनारे खड़े थे। वो औरत अब भी वहीं थी। सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी, पैर जमीन को छू रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पैरों के नीचे कोई निशान नहीं बन रहे थे। मोहन ने पहली बार उसके चेहरे को ठीक से देखा। इतनी सुंदर कि दिल की धड़कन गड़बड़ा जाए। आंखें बड़ी, गहरी, होठों पर हल्की मुस्कान, चेहरे पर मासूमियत। लेकिन उस मासूमियत के पीछे कुछ था जो नजर नहीं आता, पर महसूस होता है। रघु ने धीरे से कहा, अकेली औरत इस वक्त जंगल में? इतनी सुंदर जवान औरत जंगल में क्या कर रही होगी? तू डरपोक मत बन, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हो। वो औरत उनकी तरफ मुड़ी। उसकी आवाज मखमल जैसी नर्म थी। भैया, मैं यहाँ नहीं हूँ, इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। आप मेरी मदद कर दीजिए। क्या आप मुझे गांव का रास्ता बता दोगे? मोहन का दिल सीधे सीने से निकल आया। अरे, घबराने की कोई बात नहीं है, आप शांत हो जाइए। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको गांव तक छोड़ देंगे। औरत मुस्कुराई। उस मुस्कान में 25 साल पुराना दर्द छुपा हुआ था।
पहला जाल, मोहन। अगले कुछ दिनों में वो औरत अक्सर दिखने लगी, कभी कुएं के पास, कभी खेतों के बीच, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। उसने अपना नाम बताया, प्रीति। मोहन उससे बातें करने लगा। हर मुलाकात के बाद उसका दिमाग भारी हो जाता, उसे नींद नहीं आती। सपनों में वो औरत आती, कभी हंसती, कभी रोती। एक रात मोहन ने सपना देखा, वो औरत उसके बहुत पास है, इतनी पास कि उसकी सांस महसूस हो रही है। लेकिन जब उसने चेहरा देखा तो आंखें काली थीं, मुंह से खून टपक रहा था। मोहन चीख कर उठा, लेकिन सुबह होते ही वो सपना फिर चाहत बन गया। दूसरा जाल, रघु। रघु खुद को समझदार मानता था, लेकिन वो भी बच नहीं पाया। एक शाम वो औरत उसके सामने रो रही थी। सब लोग मुझे बुरी नजर से देखते हैं। सबको मेरा रंग, मेरा रूप और मेरा जवान शरीर चाहिए। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ प्यार चाहती हूँ। क्या मैं प्यार की हकदार नहीं हूँ? प्रीति, तुम रोना बंद करो, मैं हूं ना। उस पल जंगल की हवा तेज हो गई। पेड़ों ने चरमराकर आवाज की, जैसे चेतावनी दे रहे हों, रुको। लेकिन इंसान चेतावनी नहीं सुनता। गांव की औरतें फुसफुसाने लगीं, वासंत के लड़के बदल गए हैं, आंखों में अजीब चमक है। एक बूढ़ी औरत ने कहा, वो जंगल वाली चुड़ैल लौट आई है। हाँ, वो चुड़ैल लौट आई है तो कुछ लेकर जरूर जाएगी। बकवास, लगता है बुढ़िया पागल हो गई है, कुछ भी बेतुकी बकवास कर रही है। लेकिन रात को उसे भी किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, और कभी कभी उसे लगता कोई औरत उसकी चारपाई के पास खड़ी है। पहली मौत की आहट। एक रात मोहन जंगल गया, अकेला। वो औरत बुला रही थी, मोहन, अकेले कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ मेरे पास। आवाज मीठी थी, लेकिन हवा ठंडी थी। जब मोहन पहुंचा, वो औरत खड़ी थी। उसने मोहन का हाथ पकड़ा, हाथ बर्फ जैसा ठंडा। मोहन ने कहा, प्रीति, तुम्हारे हाथों को क्या हो गया है? ये इतने ठंडे क्यों पड़ गए हैं? औरत मुस्कुराई। उसकी गर्दन धीरे धीरे असामान्य तरीके से घूमी, आंखें पलट गईं, और अगली ही पल जंगल में एक चीख गूंजी। सुबह मोहन नहीं लौटा, सिर्फ उसकी लाश मिली, सूखी हुई, जैसे सारी जिंदगी निचोड़ ली गई हो। भाग 4। जब सच की परछाई दिखने लगी। मोहन की लाश सुबह जंगल के किनारे मिली थी। गांव में जैसे मौत की हवा फैल गई हो। उसका शरीर सूखा पड़ा था, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ नहीं था, जैसे किसी ने उसके अंदर से आत्मा चूस ली हो। और सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तृप्ति। रघु जब लाश के पास पहुंचा तो उसके पैर कांपने लगे। उसे याद आया, मोहन आखिरी बार किससे मिलने गया था। प्रीति। रघु का गला सूख गया। उसी रात रघु को नींद नहीं आई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में कदमों की आवाज थी, छप छप, नंगे पांव की। रघु ने आंखें खोलीं। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, सफेद साड़ी, खुले बाल। प्रीति, तुम हो क्या? अंधेरे में क्यों खड़ी हो? सामने आओ, मुझे डर लग रहा है। प्रीति, बोलो ना, तुम ही हो ना? रघु की आवाज कांप रही थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। इस बार उसकी आंखें और भी गहरी थीं। हाँ रघु, मैं ही हूँ। डर क्यों रहे हो रघु? मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
आओ मेरे पास, मेरा हाथ थामो रघु। उसने हाथ बढ़ाया। रघु ने देखा उसकी कलाई पर पुराना गहरा कट था, जैसे किसी ने गला काटा हो। रघु चीख पड़ा। लाइट जली, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो खिड़की की तरफ जाते थे। वासंत का अपराध जागा। वासंत ने जब मोहन की लाश देखी तो पहली बार उसके भीतर कुछ टूटा। रात को उसे सपना आया, जंगल, खून और एक औरत, गला कटा हुआ। वासंत, पहचाना मुझे? भूल तो नहीं गए ना? वासंत नींद से चिल्लाता हुआ उठा, पसीने से भीगा। उसने शराब पी, लेकिन डर नहीं गया। उसे एहसास हो चुका था, जिसे वो 25 साल पहले मारकर फेंक आया था, वो मरी नहीं थी। गांव की चेतावनी। गांव की बूढ़ी औरत धनिया माई वासंत के घर आई। उसने कहा, वासंत, मेरी बात याद रखना। जिस जंगल में तूने पाप किया है, वहीं अब तुझे हिसाब मांग रहा है। अब तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारा अंत करीब आ रहा है। वासंत, याद रखना मेरी बात। चुड़ैल अपने प्रेमी को आखिर में मारती है। मेरी बात सच होगी, देख लेना। दूसरी मौत की तैयारी। रघु अब पूरी तरह उस औरत के वश में था। डर के बावजूद वो उसे चाहने लगा था। एक रात वो खुद जंगल गया। अगर तुम सच हो तो सामने आओ। हवा तेज हो गई, पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और सामने वो खड़ी थी। इस बार कोई सुंदरता नहीं छुपी थी। आंखें काली, नाखून लंबे। आओ रघु, अब तुम बच के नहीं भाग सकते। कितना भी भाग लो, मैं जंगल के हर कोने में तुम्हारे सामने आऊंगी। आओ, मेरे पास आओ। तुम कौन हो? मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। वो हंसी, इतनी जोर से कि जंगल कांप उठा। मैं प्रिया हूँ, तुम्हारे पिता की हवस और क्रूरता की शिकार। मैं वो प्रिया हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने हवस में मारा था। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन उसे पकड़ चुकी थी। अगली सुबह रघु की लाश पेड़ से लटकी मिली। अब बारी थी वासंत की। वासंत अकेला रह गया था। रात में उसके घर के बाहर पायल की आवाज आती और दीवार पर एक साया दिखता, लंबे बालों वाला। वासंत जान चुका था, बदला पूरा होने वाला है। भाग 5, पाप की नींद और आत्मा की पुकार। अब भैरवपुर पहले जैसा गांव नहीं रहा था। शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते, लोग नाम तक लेने से डरते। और वासंत तो जिंदा लाश बन चुका था। वासंत को अब नींद नहीं आती थी। जब भी आंख बंद करता, उसे वही जंगल दिखता, वही खाई और वही लड़की प्रिया। उसका गला कटा हुआ था, लेकिन वो खून से नहीं रो रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। वासंत शराब पीता, हाथ कांपते, मुंह से शब्द नहीं निकलते। घर के कोनों से फुसफुसाहट आती। एक रात उसने आईने में देखा, उसके पीछे कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, खुले बाल। वासंत पलटा, कोई नहीं, लेकिन आईने पर धीरे धीरे खून से लिखा गया, अब तेरी बारी है। वासंत चीख पड़ा। वासंत अब भागना चाहता था, गांव छोड़ना चाहता था, लेकिन रास्ते उसे पहचानते थे। जब भी वो जंगल के पास से निकलता, उसे लगता कोई साथ चल रहा है। एक रात वो उसी खाई के पास पहुंचा जहां उसने प्रिया को फेंका था। हवा ठंडी थी, चांद आधा छुपा था। मैंने गलती की थी,
मुझे माफ कर दो। मुझे पछतावा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। माफी? जब मैंने प्यार मांगा तब कहाँ थी ये माफी? जब मैंने शादी मांगी तब कहाँ थी ये माफी? बोलो वसंत, बोलो। तब तुम्हारे दिल में मेरे लिए दया नहीं आई? इतनी क्रूरता से मेरा खून करते समय तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? मेरे बेटों को क्यों मारा? उनकी क्या गलती थी? मेरे पापों की सजा उन्हें क्यों दी? जैसे तुमने मेरी जिंदगी मारी थी, तुम्हारे पेटों में भी तुम्हारा ही खून था, हवसी और क्रूर। वो भी तुम्हारी तरह लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाते थे, इसलिए मार दिया। अंतिम रात की शुरुआत। उस रात वासंत भागा, घर पहुंचा, दरवाजे बंद किए, लेकिन घर अब घर नहीं था। दीवारों से खून रिसने लगा, छत से बाल लटकने लगे, चारपाई के नीचे से आवाज आई, वासंत। वो चिल्लाया, चुप हो जाओ। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसें थी, और फिर किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं आ गई हूँ। वासंत ने महसूस किया, ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर थीं। चुड़ैल का आखिरी वादा। प्रिया उसके सामने थी। 25 साल मैंने इंतजार किया, अब तुम भी उतना ही डर महसूस करोगे जितना मैंने किया था। वासंत रो रहा था, घुटनों पर। मुझे मार दो, मैं और डर नहीं सह सकता। मुझे और तड़पाओ मत, मार दो, मार दो, मुझे मार दो। प्रिया झुकी, उसकी आंखें अब इंसान जैसी थीं। मौत, मौत तो बहुत आसान है वासंत। भाग 6। अंतिम। बदले की आग। रात अपने सबसे गहरे रूप में थी। भैरवपुर सो रहा था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां नींद मर चुकी थी। वासंत जमीन पर बैठा था, सिर दोनों हाथों में दबाए हुए। उसकी सांसें बिखरी हुई थीं, और उसके सामने प्रिया। प्रिया अब किसी एक रूप में नहीं थी। कभी वो वही सुंदर लड़की दिखती, सादी साड़ी, भीगी आंखें, और कभी अचानक उसका चेहरा फैल जाता, जबड़ा असामान्य रूप से खुल जाता। वासंत कांपने लगा। तू इंसान थी? उसके मुंह से टूटी आवाज निकली। प्रिया हंसी। उसकी हंसी में दर्द था, लेकिन संतोष भी। और तू भी था। तू जानता है वसंत, मरते वक्त मैंने क्या सोचा कि अगर भगवान है तो मुझे जरूर इंसाफ देगा, लेकिन भगवान ने मेरी आत्मा को ये शक्ति दी और मैं खुद न्याय बन गई। वासंत की सजा। प्रिया ने अपना हाथ वासंत के सीने पर रखा। वासंत की आंखें फैल गईं। उसे दिखने लगा वही पीपल का पेड़, वही रात, वही पल। वो खुद को प्रिया को मारते हुए देख रहा था, लेकिन इस बार वो प्रिया था और सामने वासंत खड़ा था। वो चीख रहा था, रो रहा था, मत करो, लेकिन हाथ नहीं रुके। प्रिया ने उसकी आत्मा को 25 साल पीछे भेज दिया। हर दर्द, हर डर, हर धोखा, सब एक साथ। वासंत जमीन पर लौटने लगा। बस करो, मार दो मुझे। प्रिया झुकी, उसके कान में धीरे से बोली, घर की दीवारें चरमराने लगीं। जंगल से तेज हवा आई, पायल की आवाज, फिर हंसी, फिर सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले वासंत के घर पहुंचे, दरवाजा खुला था। अंदर वासंत पड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, बाल सफेद, चेहरा बूढ़ा। डॉक्टर ने कहा, दिमाग पूरी तरह खत्म हो चुका है। वासंत बोल नहीं सकता था, सिर्फ एक शब्द बार बार बुदबुदाता, प्रिया। 3 दिन बाद वासंत मर गया, बिना किसी जख्म के। जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर शांति थी। हवा ने उसके बाल हिलाए, और पहली बार 25 साल बाद प्रिया रोई। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। जंगल शांत हो गया, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अगर आज भी उस जंगल में कोई आदमी हवस और धोखे के साथ जाए,
तो उसे एक सुंदर औरत दिखती है जो मुस्कुराकर कहती है, पहले वादा करो, फिर छुओ। क्योंकि कुछ आत्माएं मुक्त नहीं होती, वो चेतावनी बन जाती हैं। कहानी समाप्त। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनने के लिए लाल चिड़िया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां आपको मिलेंगी काल्पनिक एवं सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानियां जो देर तक आपके दिमाग में रहेंगी। अगली कहानी बहुत जल्द आ रही है और यकीन मानिए वो और भी ज्यादा खौफनाक होगी।